जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इसी किताब का जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, उसी चैप्टर को आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो टोटल इस किताब के अंदर 5 चैप्टर है। जो पहला वाला चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग, दूसरा वाला चैप्टर है फेडरलिज्म, तीसरा चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, चौथा चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज और लास्ट चैप्टर, पांचवा चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये टोटल 5 चैप्टर है। तो इस वीडियो में जो पहला वीडियो है सीरीज़ का, इस सीरीज़ का पहला वीडियो में हम लोग सिर्फ चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे और उसके बाद और 4 वीडियो एक के बाद एक आएंगे और टोटल 5 वीडियो के अंदर इस किताब के अंदर जितना भी चैप्टर है टोटल 5 चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर जो कि है पावर शेयरिंग। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है पावर शेयरिंग, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो पावर शेयरिंग बोला जा रहा है, ये पावर शेयरिंग मतलब पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। किसी भी देश के अंदर जो पॉलिटिकल पावर रहता है वो पावर कैसे देश की गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में शेयर होता है, और या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर शेयरिंग होता है। बहुत सारे देश में क्या होता है कि एथनिसिटी के हिसाब से बहुत सारे कम्युनिटी रहता है, उस कम्युनिटी के बीच में कैसे पॉलिटिकल पावर शेयर होता है। इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। मतलब मेन जो टॉपिक हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग यानी पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। मेन टॉपिक क्या है? द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। ये जो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का जो आइडिया है, इस आइडिया के पीछे सोच क्या है, ये आइडिया आया कहाँ से, तो ये इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो भी एग्जाम्पल के थ्रू। हम पहले क्या करेंगे, 2 देश का एग्जाम्पल लेंगे, उसी एग्जाम्पल को हम लोग जब डिस्कस करेंगे उसी के थ्रू हम लोगों की समझ में ये आ जाएगा कि ये पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग कितना किसी भी डेमोक्रेसी, किसी भी देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। पहला टॉपिक हो गया द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। फिर दूसरा टॉपिक क्या है? हाउ डेमोक्रेसीज हैंडल पावर शेयरिंग। हर एक डेमोक्रेसी कैसे पावर शेयरिंग को हैंडल करता है, उसको कैसे यूज़ करता है। फिर क्या जो लास्ट वाला टॉपिक है वो नीड फॉर पावर शेयरिंग। हर देश के अंदर पावर शेयरिंग का ज़रूरत क्या है, मतलब इसका ज़रूरत क्यों है। तो इन मेन टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो हम लोग जो पहले ही बोले कि 2 देश का हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। वो देश क्या क्या है? एक हो गया बेल्जियम, दूसरा हो गया हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका। तो अगर मैप में देखें, हम लोग एक बार पहले देख लेते हैं बेल्जियम है कहाँ पे। पहले देख लिए, ये है यूरोप, ये है यूरोप का मैप। यहाँ पे है हमारा भारत और यहाँ पे है यूरोप। यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश, ये देखिए, ये जर्मनी आपको दिख रहा है, ये फ्रांस आपको दिख रहा है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में ये जो 2 नंबर लिखा है ना, छोटा सा 2, देखिए 2 नंबर लिखा है 2। तो इस जगह पे जो देश है उसी को कहा जाता है बेल्जियम। उसके ये 3 नंबर, उसके नीचे एक छोटा सा और देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, और ये जो 1 नंबर का देश है ये है नीदरलैंड। तो हमें अभी बात करनी है ये 2 नंबर जिसका मार्किंग है बेल्जियम। बेल्जियम कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है बेल्जियम। ये देखिए, ये बड़ा वाला मैप यहाँ पे है। जर्मनी, फ्रांस, ये है बेल्जियम। अब हम देखेंगे जो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं श्रीलंका। जो दूसरा देश का एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं, श्रीलंका कहाँ पे है? श्रीलंका अब इस मैप पे है हमारा भारत और उसके नीचे ठीक श्रीलंका। इसका पोजीशन हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि ये हमारे नेबर है। तो अब इसी 2 देश का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का आइडिया कैसे आया और इसका ज़रूरत क्यों है। तो सबसे पहले हम ये 2 देश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो बेल्जियम देश है, इसका मैप के अंदर इसका जो पोजीशन है वो हम लोगों ने देख लिया। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है ये जो बेल्जियम है, इसका जो साइज है, इसका जो लैंडमास है, ये हमारे जो हरियाणा स्टेट है उससे भी कम है, यानी बहुत ही छोटा एक देश है यूरोप के अंदर। अब इसका बॉर्डर कहाँ से किस किस के साथ शेयर होता है वो हमने मैप में ही देख लिए। बॉर्डर ये देखिए, ये है बेल्जियम, इसके साउथ में है फ्रांस, एक तरफ है जर्मनी, दूसरी तरफ है नीदरलैंड। टोटल
4 कंट्री के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। एक हो गया फ्रांस, दूसरा हो गया जर्मनी, तीसरा हो गया लग्जमबर्ग और चौथा नीदरलैंड। तो अब इस देश की थोड़ा सा पॉलिटिकल पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉर्डर शेयर हो गया। अब इस देश के अंदर जो पॉपुलेशन है, ये जो पॉपुलेशन है ये लगभग 1 करोड़ के आसपास है। 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब लेकिन ये जो 1 करोड़ पॉपुलेशन है, इन पॉपुलेशन के अंदर एथनिसिटी का डिफरेंस है। मतलब यह इस देश के अंदर टोटल 3 टाइप के एथनिसिटी के लोग रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक हो गया डच स्पीकिंग लोग, जो लोग नीदरलैंड से आए हुए थे, जिनका ओरिजिन था नीदरलैंड। तो वो लोग क्या बोलते थे, उन लोगों का जो लैंग्वेज था वो डच था। और कुछ लोग आए थे फ्रांस से, जो ये जो बेल्जियम देश है इसका साउथ में कौन है? फ्रांस। तो कुछ लोग आए थे फ्रांस से, तो फ्रांस स्पीकिंग लोग थे। तो यहाँ पे 2 मेजर कम्युनिटी हो गया, एक डच स्पीकिंग लोग, एक फ्रेंच स्पीकिंग लोग। और 1% पॉपुलेशन कौन थे? जर्मन स्पीकिंग लोग। यानी देश के अंदर टोटल 59% पॉपुलेशन, जो कि ज़्यादातर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन क्या बोलते थे? कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? वो लैंग्वेज है डच। यानी नीदरलैंड की जो लैंग्वेज है उसको डच लैंग्वेज बोला जाता है, उसी लैंग्वेज को ये लोग बोलते थे। 59% पॉपुलेशन। और 40% पॉपुलेशन फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते थे, यानी फ्रेंच बैकग्राउंड से ये लोग आते थे। तो अगर मैप में हम देखें तो ये है बेल्जियम देश। तो उसका जो रेड वाला हिस्सा है, यहाँ पे ही आपका 40% पॉपुलेशन रहता था जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे। यानी इस रेड वाले हिस्से में 40% पॉपुलेशन रहते हैं बेल्जियम का, और जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं, जो जिनका भाषा फ्रेंच है। और ये जो एरिया है लाल वाला, इस एरिया का नाम क्या है? वैलून एरिया। इस एरिया का नाम है वैलून रीजन। और ये जो ग्रीन वाला एरिया है, इस एरिया में टोटल 59% पॉपुलेशन बेल्जियम का रहता है, और जिनका भाषा लैंग्वेज है डच, यानी नीदरलैंड की लैंग्वेज। और इस एरिया का क्या बोला जाता है? फ्लेमिश रीजन। समझ में आ गया? ये ग्रीन वाला हिस्सा है फ्लेमिश रीजन, ये रेड वाला हिस्सा है वैलून रीजन। और ज़्यादातर लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि इस ग्रीन वाले एरिया में रहते हैं। और 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं, वो लाल वाले एरिया यानी वैलून में रहते हैं। और बाकी 1% लोग जर्मन बोलते हैं, वो इधर उधर बिखरते हुए इस देश के अंदर रहते हैं। ये हो गया पूरे देश की डेमोग्राफी। और अब हम देखेंगे, ये पूरा देश का तो हिसाब हो गया, लेकिन इस देश का जो कैपिटल है, जो छोटा सा एक शहर है खूबसूरत सा, वो है ब्रसेल्स, जो इस देश का कैपिटल है, जो यहाँ पे है। अब ब्रसेल्स का जो पॉपुलेशन डायमेंशन था, जो डेमोग्राफी था, इथनिकल जो डेमोग्राफी था, वो थोड़ा अलग था। क्योंकि यहाँ पे ब्रसेल्स में जो लोग रहते थे उसका 80% लोग फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग डच बोलते थे। देखिए, टोटल देश के अंदर मेजोरिटी में कौन है? डच स्पीकिंग लोग। लेकिन ब्रसेल्स में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच स्पीकिंग लोग। तो ये थोड़ी दिक्कत की बात थी। तो जो चीज़ हमने, अब सिचुएशन क्या हुआ, देखिए, अब डेमोग्राफी तो समझ में आ गया, जो पॉपुलेशन का जो डिवीजन था वो भी समझ में आ गया, कौन सी लोग क्या भाषा बोलते थे, वो कहाँ कौन सी एरिया में रहते थे, ये भी समझ में आ गया। ज़्यादातर मेजोरिटी पॉपुलेशन डच स्पीकिंग था 59%, 40% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग था, ये भी समझ में आ गया। 1% पॉपुलेशन, बहुत ही छोटा पॉपुलेशन, वो जर्मन स्पीकिंग था, ये भी समझ में आ गया। अब हम देश की जो हालत है, पॉलिटिकल जो हालत है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया, छोटा सा देश है, उसका पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है, लेकिन उसका जो एथनिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है। अब क्या हुआ, पोजीशन क्या यहाँ पे पोजीशन क्या हुआ? नाउ द 40% माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब ये जो 40% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थे, ये लोग ज़्यादा बेल्जियम के अंदर ज़्यादा पावरफुल थे और इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज थे, और जॉब के मामले में बोल लीजिए, बिजनेस के मामले में बोल लीजिए, ये लोग ज़्यादा एडवांस थे। इनका पॉपुलेशन पूरे देश के अंदर कम था, 40% था, लेकिन जो कैपिटल सिटी था उसमें इनका पॉपुलेशन था 80%। अब क्या हुआ, इसके चलते हुए जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन था 59%, इनको पास जो प्रॉस्पेरिटी था, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था, एजुकेशन था, ये सब कुछ इनको भी मिलता था, लेकिन बहुत बाद में मिला इनको। तो
बहुत देर हुआ, इनको ये सब मिलते मिलते बहुत देर हुआ। जो भी अच्छा काम होता था पहले इन लोगों के पास चला जाता था। जो भी इकोनॉमिकल प्रॉफिट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जो भी सोसाइटी में जो भी डेवलपमेंट जो भी होता था वो पहले ये 40% लोगों के पास यानी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास चला जाता था। उसके बाद लेट में इनके पास जाता था 59% लोग, जो लोग डच स्पीकिंग लोग थे। तो ये सिस्टम जब चल रहा था तब जाके इनके अंदर 59% लोगों के अंदर यानी डच स्पीकिंग लोगों के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आना चालू हो गया। उनके दिमाग में ये सोच आने लगे कि हम लोग देश के अंदर मेजोरिटी में है, लेकिन फिर भी सारे सुख और सुविधाएं पहले 40% लोग जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनके पास चला जाता है, फिर बाद में हमारे पास आता है, जबकि हमको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो ये सोच उनके दिमाग में आया और क्या हुआ, धीरे धीरे चलते 1950 और 1960 के बीच में, इस टाइम फ्रेम के बीच में ये डच और फ्रेंच इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा टेंशन ज़्यादा होने लगा कम्युनिटी के बीच में। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी था, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था, इन दोनों के बीच में जो टेंशन था ये धीरे धीरे करके ज़्यादा होने लगा 1950 और 1960 के आसपास। अब ये जो टेंशन था, ये टेंशन ब्रसेल्स में, यानी ये जो छोटा सा शहर था, कैपिटल सिटी था बेल्जियम का, इस ब्रसेल्स के अंदर ये टेंशन और भी ज़्यादा तूल पकड़ लिया था। क्यों? क्योंकि जो हमने बोला पूरे देश के अंदर फ्रेंच स्पीकिंग लोग 40% थे यानी माइनॉरिटी में थे, और मेजोरिटी में डच स्पीकिंग लोग जो 59% थे। लेकिन ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे, और किसी भी देश के कैपिटल के अंदर ज़्यादा सुख सुविधा होता है तो वही सारे सुख सुविधा वो 80% लोगों को ज़्यादा मिलता था, 20% जो डच स्पीकिंग लोग थे उनको कम मिलता था। ये इसीलिए ब्रसेल्स के अंदर दिक्कतें और भी ज़्यादा हो गया, जब क्योंकि मेजोरिटी डच लोग जो थे वो मेजोरिटी देश के अंदर मेजोरिटी में थे, लेकिन ब्रसेल्स के अंदर माइनॉरिटी में थे, और फ्रेंच जो देश के अंदर माइनॉरिटी में थे वो कैपिटल के अंदर यानी ब्रसेल्स के अंदर मेजोरिटी में थे। तो ये हो गया पूरा सिनेरियो बेल्जियम के अंदर। ये टोटल दो कम्युनिटी के बीच में एक पॉलिटिकल टसल शुरू हो गया था, एक पॉलिटिकल पावर ग्रैब करने का एक टसल शुरू हो गया था। तो ये हो गया बेल्जियम के अंदर पूरा सिनेरियो। अब हम देखेंगे श्रीलंका की बात, श्रीलंका के अंदर क्या क्या दिक्कतें था, फिर हम टैली करेंगे ये जो दो देश है, इन दोनों का देश अगर हम देख ले, अगर पूरा सिनेरियो श्रीलंका का भी पूरा सिनेरियो अगर हम लोग देख ले, तो हम लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि दोनों देश का जो प्रॉब्लम था ये लगभग सिमिलर था, लेकिन इनको सॉल्व करने का जो अप्रोच था इन दो देश का अलग अलग था। इसीलिए दोनों देश के लिए रिजल्ट भी अलग अलग आए। तो अब हम देखेंगे कि श्रीलंका का सिनेरियो क्या है। देखिए श्रीलंका जो है वो मैप के अंदर अगर हम देखें तो ये एक आइलैंड कंट्री है, क्योंकि हम मैप पहले ही देख लिए थे, जो मैप था पहले ही। हाँ देखिए ये एक इंडिया के एकदम साउदर्न पोर्शन में ये एक आइलैंड कंट्री है जिसका चारों ओर समुंदर है, इंडियन ओशन है और एक साइड में बे ऑफ बंगाल है। तो अब इस देश का प्रॉब्लम क्या है, श्रीलंका के अंदर क्या था, ये एक आइलैंड नेशन था और फ्यू किलोमीटर फ्रॉम इंडियन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से कुछ ही किलोमीटर दूरी में ये देश है। तो इस देश का पॉपुलेशन क्या है, 2 करोड़ के आसपास, जो कि हमारे जो हरियाणा स्टेट का जो पॉपुलेशन है वो भी 2 करोड़ के आसपास ही है। तो इस देश के अंदर भी डाइवर्स पॉपुलेशन था, जैसे कि बेल्जियम के अंदर भी एथनिकल कॉम्प्लेक्सिटी था, यहाँ पे भी एक डाइवर्स कॉम्प्लेक्स पॉपुलेशन था। उनमें से 2 कम्युनिटी मेनली थे। एक कम्युनिटी को बोला जाता था सिन्हला स्पीकिंग, जो कि नेटिव श्रीलंकन थे, जो कि बाय रिलीजन बुद्धिस्ट थे, मोस्टली बुद्धिस्ट, जो लोग नेटिव श्रीलंकन थे, जिसका पॉपुलेशन में 74% पॉपुलेशन ये सिन्हला स्पीकर जो सिन्हला लैंग्वेज बोलते थे, यानी सिन्हला पीपल जो नेटिव श्रीलंकन पीपल है उनका पॉपुलेशन था 74% उस देश के अंदर। और कुछ 18% लोग क्या थे, तमिल स्पीकर, जो तमिल भाषा को बोलते थे श्रीलंका के अंदर। तो इन तमिल में से भी कुछ लोग नेटिव तमिल श्रीलंकन थे जो 13% थे, और इंडियन ओरिजिन तमिल भी थे जो 5% थे श्रीलंका के अंदर। और मोस्टली ये जो तमिल थे ये लोग मोस्टली हिंदू और मुस्लिम थे, कुछ लोग हिंदू थे तमिल के अंदर, कुछ लोग मुस्लिम थे। और जो सिन्हला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन था, जो नेटिव श्रीलंकन था, ये लोग ज़्यादातर बुद्धिस्ट थे। तो अब बाकी 7% कुछ परसेंट क्रिश्चियन थे जो बोथ तमिल और सिन्हला के अंदर आते थे। मतलब कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसे थे जो यहाँ पे सिन्हला के अंदर भी आते थे, कुछ तमिल के अंदर आते थे। तो एक तरीके से मान लीजिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स डाइवर्स
बाई रिलीजन बोल लीजिए, बाई एथनिसिटी बोल लीजिए, बाई लैंग्वेज बोल लीजिए। तो ये जो सिचुएशन था बहुत ही कॉम्प्लेक्स था श्रीलंका के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे? देखिए एक बार और मैं बोल देता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, श्रीलंका के अंदर डाइवर्स पॉपुलेशन था। वो पॉपुलेशन के अंदर 74% पॉपुलेशन सिन्हाला लैंग्वेज बोलता था, जो कि नेटिव जो श्रीलंकन है उनका लैंग्वेज है। और बाई रिलीजन ये ज़्यादातर सिन्हाला लोग बुद्धिस्ट थे, और बाकी 18% लोग तमिल स्पीकिंग थे, जो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन जो था उनमें से 13% था नेटिव तमिलियन, जो श्रीलंका के अंदर ही थे, और बाकी 5% था इंडियन ओरिजिन तमिलियन, जो लोग ज़्यादातर बाई रिलीजन हिंदू और मुस्लिम होते थे। और टोटल 7% क्रिश्चियन भी उस देश के अंदर रहते थे, जो लोग कुछ सिन्हाला स्पीकिंग लोग थे जो नेटिव श्रीलंकन लोग हैं, और कुछ यहाँ पे तमिल के अंदर भी आते थे। सिचुएशन समझ में आ गया? अब हम देखेंगे इस देश का प्रॉब्लम क्या हुआ। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका के अंदर ये तो जो एथनिसिटिकल जो प्रॉब्लम था वो हमने देख लिया, जो पॉपुलेशन का कॉम्प्लेक्सिटी था वो भी जान लिए। तो अब हम देखेंगे इसमें दिक्कतें क्या आया। दिक्कत ये था कि श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी था ये बिगर और मेजोरिटी था, क्योंकि 74% पॉपुलेशन था इनका। तो जो गवर्नमेंट चुन के आया तो एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन एंटायर कंट्री। तो ये लोग चाहते, तो क्योंकि इनका पॉपुलेशन 74% है, तो ये लोग चाहते थे कि इनका जो दबदबा है पूरा देश के अंदर, जो इनका सोच है, यही बाकी लोगों के ऊपर थोपा जाए। तो एक तरीके से मेजोरिटेरियन कंट्री बनने लगा था, बनने की कोशिश कर रहा था ये श्रीलंका। तो श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिला। उसके बाद क्या हुआ, जो श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला कम्युनिटी है, इनका डोमिनेंस ज़्यादा हो गया, और जो गवर्नमेंट चुन के आया श्रीलंका के अंदर वो भी इनके गवर्नमेंट था, सिन्हाला कम्युनिटी का गवर्नमेंट था। जो मेजोरिटी पॉपुलेशन था उनका गवर्नमेंट था, क्योंकि ये देश मेजोरिटेरियन का जो रास्ता है, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन जो बोलेगा वही देश के अंदर सुना जाएगा, ये जो रास्ता है ये रास्ता पकड़ लिया था। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो गवर्नमेंट इनके देश में जो चुन के आया वो भी मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट था, यानी मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उन्होंने इलेक्शन में जो मेजोरिटी सिन्हाला कम्युनिटी से जो पॉलिटिकल लीडर इलेक्शन में खड़ा हुआ उनको जिता दिया। अब क्या हुआ, अब एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो जो गवर्नमेंट चुन के आया, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग वोट करते हैं। तो जितना भी मेजोरिटी का लोग आपको वोट कर दे, कुछ माइनॉरिटी के लोग भी आपको वोट किए थे, तो आप सिर्फ मेजोरिटी के गवर्नमेंट बन के नहीं रह सकते हो, आपको माइनॉरिटी के बारे में भी सोचना है। लेकिन ये जब गवर्नमेंट बन के आया, ये इन्होंने सोचा कि अगर 74% यानी सिन्हाला लोगों के लिए ये गवर्नमेंट सिर्फ काम करे, तो सिन्हाला लोगों की वोट तो मुझे मिल जाएगा और हर बार हम ही इलेक्शन में जीत के आएंगे। तो ये एक तरीके से सिन्हाला लोगों की सुप्रीमेसी के लिए जो भी मेजर लेना था, ये गवर्नमेंट वही स्टेप लेने लगा कि उसी हर एक स्टेप के साथ साथ इस गवर्नमेंट के दिमाग में यही चल रहा था कि जो सिन्हाला का जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन खुश रहे। एक तरीके से मेजोरिटेरियन जो मेजर्स है वो लेने लगा ये गवर्नमेंट। तो इसके चलते क्या हुआ, इसके चलते ये हुआ कि 1956 आते आते इन्होंने क्या किया, सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका के अंदर ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज करके डिनोट कर दिया, कि उनको यही मान्यता दे दिया देश के अंदर कि सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही देश का लैंग्वेज माना जाएगा। डिसरिगार्डिंग तमिल को नहीं माना जाएगा, सिर्फ ऑफिशियल एक लैंग्वेज होगा तो वो सिन्हाला लैंग्वेज ही होगा। जो भी देश के अंदर ऑफिशियल काम होंगे, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट सिन्हाला लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और देश की जो लोग हैं उनको सिन्हाला लैंग्वेज को ही एज ए स्टेट लैंग्वेज मानना पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, उसके बाद द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। इसके बाद जब भी गवर्नमेंट जॉब आया, फिर यूनिवर्सिटी में बहुत सारे टीचर्स का पोजीशन आए, या तो स्टूडेंट का एडमिशन हो, इन सारे चीज़ों में ये जो सिन्हाला लोग हैं इनको प्रायोरिटी दिया जाने लगा। इन सारे सिन्हाला लोगों को प्रायोरिटी दिया जाने लगा, और तमिल लोग धीरे धीरे करके पीछे आने लगे। लेकिन ये तमिल लोग जो थे, ये सारे तमिल लोग टैलेंटेड थे, ये लोग पढ़ाई में
अपने काम में, जॉब में, बिजनेस में आगे थे। लेकिन जब से इनको श्रीलंका को आज़ादी मिला और उनके पास सिंहला मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बना देश के अंदर 1948 के बाद, उसके बाद से सारे जो तमिलियंस थे उनको पीछे ढकेला जाना चालू हो गया। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। अब देखिए, ज़्यादातर सिन्हाला लोग बुद्धिज्म फॉलो करता था, तो स्टेट के अंदर, उस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया, ये बोला गया कि हम लोग बुद्धिज्म को, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उस देश में तो दो धर्म और भी थे, और भी 3 धर्म थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे और क्रिश्चियनिटी थे। उनके ऊपर सारे फोकस हटा के सारे फोकस कहाँ चला गया? बुद्धिज्म के ऊपर। क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन बुद्धिज्म फॉलो करता है, तो बुद्धिज्म और ज़्यादातर पॉपुलेशन को चेरिश करो, तो वही लोग आपको वोट देंगे और आप जीत के आपका अपना सरकार बनाओगे। तो ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर वन ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल। तो जब एक के बाद एक ये सारे स्टेप आया, पहले ऑफिशियल लैंग्वेज किया गया सिन्हाला को, फिर गवर्नमेंट जॉब में सिन्हाला लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया, तमिल को हटाया गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये डाला गया कि बुद्धिज्म को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक के बाद जब एक स्टेप आने लगा, तो श्रीलंका के अंदर जो तमिल लोग थे वो धीरे धीरे इग्नोर और गुस्सा फील करने लगे। क्योंकि ये लोग एक तो टैलेंटेड थे। जब इंग्रेज का शासन चल रहा था श्रीलंका के अंदर, उस टाइम ये लोग बहुत ज़्यादा ये प्रॉस्परस थे। ये जो तमिल लोग थे ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे। हर जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में बोल लीजिए, बिजनेस में बोल लीजिए, इन लोगों की तरक्की बहुत ज़्यादा था। तो ये लोग क्या था, ये अपने लैंग्वेज और कल्चर को लेके भी सेंसिटिव थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दे फेल्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम। इनके दिमाग में ये चलने लगा, जो भी सच भी था, कि जो श्रीलंका का गवर्नमेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन है वो धीरे धीरे करके इन लोगों को इग्नोर करने लगा है, यानी इनका ध्यान नहीं रखने वाला इन तमिल लोगों की। इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रहा था। फिर डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब एंड यूनिवर्सिटी एडमिशन, इन सारे जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होने लगा। ये सारी चीज़ देख के धीरे धीरे ये लोग अपने गुस्से में आ गया। ये सरकार और जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, इन दोनों के ऊपर इनका गुस्सा धीरे धीरे करके चढ़ने लगा, इन श्रीलंकन तमिल लोगों की। अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ, अब जब पब्लिक गुस्सा होंगे, मानते हैं ये पॉपुलेशन 18% पॉपुलेशन छोटा पॉपुलेशन है, माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है, लेकिन ये पॉपुलेशन एक देश के अंदर बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, द रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो धीरे धीरे करके दो कम्युनिटी के बीच में दरार आने लगा और एक दूसरे के ऊपर अपना जो गुस्सा है वो शो करने लगे। अब क्या हुआ, नाउ द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी। अब जो श्रीलंकन तमिल थे इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। इसमें ज़्यादातर लोग तो तमिलियन थे, जो हिंदू कम्युनिटी से भी आता था, हिंदू रिलीजन से भी आता था, और मुस्लिम रिलीजन और क्रिश्चियन रिलीजन से भी आते थे। तो इन सारे लोग मिलके तमिल पॉलिटिकल पार्टी बनाया। तो इस पार्टी का एम क्या था, एक तो रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। इनका पहला डिमांड ये था कि सिन्हाला के साथ साथ हमें जो तमिल जो लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना पड़ेगा। और रीजियनल ऑटोनॉमी, मतलब ये लोग ज़्यादातर, अगर हम मैप में देखें, ये जो लाल वाला नॉर्दर्न और ईस्टर्न जो पोर्शन है ना, इस जगह में तमिल लोग ज़्यादा रहते थे। तो तमिलियन का डिमांड ये होने लगा कि पूरा देश के अंदर हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है, तो हम जहाँ पे रहते इस एरिया को एक रीजियनल ऑटोनॉमी दिया जाए। तो इस एरिया में तमिल लोगों को एक ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, ये भी उनका दूसरा डिमांड था। और तीसरा डिमांड क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन इन जॉब एंड एजुकेशन। तो एजुकेशन और जॉब के अंदर जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था और जो गवर्नमेंट जॉब था, उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसके खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज़ उठाया। लेकिन ये सारे आवाज़ क्या हुआ, सिन्हाला गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, अब इन तमिल लोगों को आया गुस्सा। अब गुस्सा आने के बाद उन्होंने क्या किया, तमिल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म लाइक तमिल इलाम करके एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है, जो कि एक रेबेल ऑर्गेनाइजेशन था, जो हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, प्रभाकरण। यो इस
ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया नॉर्थर्न और ईस्टर्न, मतलब ये जो लाल वाला हिस्सा अब हम लोग देख रहे हैं, इस एरिया को श्रीलंका से अलग करके बोल के इन्होंने एक इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और जो श्रीलंका के अंदर जो गवर्नमेंट था उसके खिलाफ जंग छेड़ दी। और उसके बाद क्या हुआ, सुन ये जो वार था एक तरीके से, मतलब इन्होंने ये जो तमिल इलम है, इन्होंने एक रेबेल पॉलिटिकल पार्टी बनाया। मतलब ये लोग हथियार चलाना जानते थे, हथियार उठा लिए, हथियार चलाना सीख लिए और इनका अलग अलग डिवीजन भी था। मतलब जो लोग हथियार जैसे कि आर्मी के अंदर जो डिवीजन रहता है, कुछ इन्फेंट्री रहता है, कुछ वो टैंक डिवीजन रहता है, फिर आर्मर्ड डिवीजन रहता है। तो ऐसे डिवीजन बना लिए थे ये लोग, ये तमिल इलम। तो ये करके ये डिवीजन बनाने के बाद हथियार उठाया और सीधा अटैक कर दिया किसको, श्रीलंकन गवर्नमेंट को। तो श्रीलंका के अंदर एक तरीके का जंग चालू हो गया, जो कि एक तरीके का सिविल वॉर चालू हो गया तमिल और सिन्हला कम्युनिटी के बीच में। तो बहुत लोग मरे। बाद में राजीव गांधी के टाइम में इंडिया भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ। तो ये सारे चीज़ श्रीलंका के अंदर शुरू होने लगे। मतलब जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम बेल्जियम और श्रीलंका के अंदर एक ही प्रॉब्लम, सेम ही टाइप का प्रॉब्लम था, लेकिन श्रीलंका ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का उसका जो अप्रोच था वो गलत था। इसीलिए देश के अंदर प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ ही नहीं, ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से ये जो सिविल वॉर है तमिल और सिन्हला लोगों के बीच में, ये सिविल वॉर चालू हो गया। ऊपर से बहुत सारे लोग मरे। ये हो गया श्रीलंका का अप्रोच और श्रीलंका का जो प्रॉब्लम था उसका अप्रोच, और अंत में हमने रिजल्ट क्या देखा, सिविल वॉर। तो श्रीलंका का जो एग्जाम्पल है, इससे हमें ये समझ में आ गया, अगर पावर शेयरिंग, पॉलिटिकल पावर शेयरिंग प्रॉपर ना हो तो देश के अंदर सिविल वॉर हो सकता है और देश के अंदर जो नॉर्मल जो सिविलियंस हैं उनकी मौत भी हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पावर शेयरिंग कितना ज़रूरी है। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट मिल बांट के ये पावर अगर शेयर कर देता, कुछ तमिल को भी कुछ पॉलिटिकल पावर दे दिए होते तो ये दिक्कतें नहीं आता। लेकिन वो तमिल लैंग्वेज को भी नहीं माना, रीजनल ऑटोनॉमी को भी नहीं माना और सारे गवर्नमेंट सेक्टर से तमिलियंस को बाहर निकाल दिए। तो इन सारे चक्कर से क्या हुआ, इन सारे चक्कर में देश के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गया, लोग मरने लगे। तो ये हो गया श्रीलंका का सिचुएशन। अब हम देखेंगे ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को बेल्जियम ने कैसे हैंडल किया। श्रीलंका का तरीका गलत था, ये समझ में आ गया। अब हम देखेंगे बेल्जियम का तरीका क्या था। देखिए बेल्जियम ने क्या किया, बेल्जियम के जो लीडर थे ये अलग रास्ता चुना। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। पहले इन्होंने देश के अंदर ये मान ली कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे कम्युनिटी रहता है, उनमें से डच स्पीकिंग लोग हैं, फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं और जर्मन स्पीकिंग लोग भी हैं। तो हमारा देश एक मिक्स कल्चरल देश है जहाँ पे बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं। तो पहले ये जो प्रॉब्लम था इसको मानना ये पहला स्टेप था, ये हमारे देश में ये प्रॉब्लम है। फिर क्या सेकेंड स्टेप क्या था, बिटवीन 1970 से 1993 के अंदर इन लोगों ने, इन सारे लीडर मिलके इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 4 बार अमेंड किया। और इस अमेंडमेंट का पर्पस क्या था, तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों ने बनाना चाह रहा था कि टू मेक एन अरेंजमेंट दैट वुड इनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होना चाहिए, यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग, फ्रेंच स्पीकिंग लोग और जर्मन स्पीकिंग लोग, इन सारे 3 एथनिसिटी के लोग एक साथ रहे और सेफली रहे और एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहे। तो ये जो इनोवेटिव, इसी मॉडल को जब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे 4 बार अमेंड करने के बाद फाइनली जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है, उस स्टेप को बोला जाता है उस द इनोवेटिव बेल्जियम मॉडल। क्योंकि ये जो इनोवेशन था ये बहुत ही नया था दुनिया के सामने उस टाइम, डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्री। जो अदर कंट्रीज है, ये इसका जो अप्रोच था प्रॉब्लम के प्रति वो बहुत ही यूनिक था, इसीलिए इसको इनोवेटिव बेल्जियम मॉडल बोला जाता है। तो अब हम देखेंगे ये इनोवेटिव बेल्जियम मॉडल है क्या। बेल्जियम गवर्नमेंट ने, बेल्जियम का जो लीडर्स लोगों ने क्या क्या स्टेप फॉलो किया। जो पहला स्टेप उन्होंने फॉलो किया, इन सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब देश के अंदर जो सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट होगा उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ डच स्पीकिंग
मिनिस्टर और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर। इन जितना डच स्पीकिंग मिनिस्टर होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक इक्वल उतना ही फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होगा। यानी देखिए देश के अंदर डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा है 59%, 40% है फ्रेंच स्पीकिंग लोग, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दोनों को इक्वल रेस्पेक्ट दिया गया। यानी ये भी 50% बैठेंगे, यहाँ इस पे भी 50% मिनिस्टर बैठेंगे, फ्रेंच लोग भी 50% मिनिस्टर बना के बैठेंगे और डच लोग भी 50% मिनिस्टर बनाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। दस इससे क्या हुआ, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलैटरली। इससे क्या होगा, कोई भी सिंगल कम्युनिटी मतलब फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी अपने फेवर में डिसीजन नहीं ले सकता, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो अपने फेवर में डिसीजन नहीं ले सकता। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि दोनों जब इक्वल हो जाता है तो एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी ज़्यादा होने लगता है और जो यूनिलैटरल तरीके से डिसीजन होने का चांसेस है वो भी कम हो जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा वाला स्टेप क्या लिया। मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखिए बेल्जियम के अंदर क्या क्या था, 2 रीजन था। एक था वैलून, यानी ये लाल वाला हिस्सा जहाँ पे ये फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते थे, और ये ग्रीन वाला हिस्सा जिसको बोला जाता है फ्लेमिश, यहाँ पे डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा रहते हैं। यानी 2 स्टेट, यहाँ पे 2 रीजन था देश के अंदर। तो अब 2 रीजन ऑफ द कंट्री, इस 2 रीजन के पास जो स्टेट गवर्नमेंट थे उनको बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर दिया गया, बहुत सारे मिनी पावर उनको दिया गया। तो एक तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हमेशा नीचे रहेंगे, वो उसका भी कुछ ऑटोनॉमी था, कुछ डिसीजन लेने की पावर थी। नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हालत ऐसा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एकदम सबऑर्डिनेट नहीं था सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ उस स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर था कि वो भी डिसीजन ले पाए। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब तीसरा क्या, तीसरा आएंगे हम ब्रसेल्स के अंदर। ये जो ब्रसेल्स वाला एरिया है इसमें क्या है, इन ब्रसेल्स बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, ऐसे ही ब्रसेल्स के अंदर क्या था, फ्रेंच मेजोरिटी था 80%, 20% था डच माइनॉरिटी। तो फिर भी यहाँ पे इक्वल किया गया। यहाँ पे डच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, यहाँ पे फ्रेंच लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, क्योंकि वो एक साथ बैठे और मिल बांट के रहे, देश के अंदर शांति आए और देश के अंदर इकोनॉमिकल ग्रोथ हो और देश का अंदर जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी ज़्यादा हो। अब हम देखेंगे ये 3 स्टेप तो समझ में आ गया, पहला स्टेज, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप। अब चौथा जो स्टेप है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप था, जो कि इसी स्टेप के लिए और भी यूनिक हो जाता है। ये जो बेल्जियम मॉडल है इसी स्टेप की वजह से और भी ज़्यादा यूनिक लगता है। क्या स्टेप था, अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और ये स्टेट गवर्नमेंट छोड़ के भी एक तीसरा गवर्नमेंट था देश के अंदर। वो गवर्नमेंट क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। ये कम्युनिटी गवर्नमेंट किसके ऊपर बेस्ड था, यानी जो जिस कम्युनिटी का जो लैंग्वेज था उसी के ऊपर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड था, यानी डच, फ्रेंच और जर्मन। देखिए यहाँ पे डच लोग ग्रीन वाले हिस्से में, ये लाल वाले में फ्रेंच लोग, और ये जो लाल वाले के ऊपर जो ये वाला जो ब्लैक मार्क का जो एरिया है यहाँ पे जर्मन लोग ज़्यादा रहते थे। तो 3 लैंग्वेज का लोग इस देश के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बना 3, डच के लिए 1, फ्रेंच के लिए 1 और जर्मन के लिए 1। अब ये जो गवर्नमेंट है ये इलेक्टेड बेस्ड ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो ये जो गवर्नमेंट के अंदर जो लोग चुने गए थे ये कैसे होते थे, ये डच के अंदर, मतलब डच कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर डच ही लोग रहेंगे, सेम कल्चर के लोग रहेंगे। फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंच के लोग रहेंगे और फ्रेंच कल्चर और उसी लैंग्वेज के लोग रहेंगे, और जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर जर्मन लोग रहेंगे जो जर्मन भाषा के हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ये बेस्ड किसके ऊपर था, कल्चर और लैंग्वेज के ऊपर। और इनका काम क्या था, इनका काम था उसका सेम कम्युनिटी के अंदर, मतलब अगर डच कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम ये था कि इस देश के अंदर जहाँ पे भी डच लोग रहते हैं
वो ग्रीन वाले एरिया में भी हो सकता है, ये लाल वाले एरिया में भी हो सकता है, और ये ब्लैक डॉटेड एरिया में भी हो सकता है। जहाँ पे भी कोई भी डच लोग रहेंगे तो उसका ख्याल, उसका जो कल्चर है, उसका जो लैंग्वेज है, उसका जो एजुकेशन है, उसके रिगार्डिंग सारे डिसीजन, सारे पावर, सारे डिसीजन कौन लेगा? ये डच कम्युनिटी गवर्नमेंट लेगा। अब फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट का भी सेम काम था। ये देश के अंदर वो फ्रेंच मेजोरिटी एरिया में रहे, या तो डच मेजोरिटी एरिया में रहे, या तो जर्मन मेजोरिटी एरिया में रहे, वो कहीं पे भी रहे, उसका जो कल्चरल और लैंग्वेज और एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन है वो फ्रेंच कम्युनिटी गवर्नमेंट लेंगे। ऐसे ही जर्मन कम्युनिटी गवर्नमेंट, जर्मन लैंग्वेज और कहीं पे भी जर्मन रहे, यहाँ पे जर्मन भाषा के लोग इस देश के अंदर, बेल्जियम के अंदर कहीं पे भी रहे, तो उसके जो लैंग्वेज, कल्चर और एजुकेशन के मामले सारे डिसीजन ये गवर्नमेंट लेंगे। तो बेल्जियम ने क्या किया? एक संतुलन रखने के लिए, सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर एक संतुलन रखने के लिए सब, हर किसी को पास पॉलिटिकल पावर का शेयरिंग कर दिया। तो ऐसे शेयर हुआ कि हर कोई खुश रहे, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा ना करे और अटैक ना करे। तो बेल्जियम का मॉडल को इसीलिए एक इनोवेटिव मॉडल बोला जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यहाँ पे। तो यहाँ से हम दो एग्जाम्पल से क्या सीखे? ये सीखे कि पावर शेयरिंग जो है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है पॉलिटिकल पावर को मेंटेन करने के लिए, और देश के अंदर पॉलिटिकल ग्रोथ और देश के अंदर शांति रखने के लिए। अगर देखिए, हर देश के अंदर, भारत के अंदर भी बहुत सारे एथनिसिटी के लोग रहते हैं। हमारे देश के अंदर तो लैंग्वेज का तो भरमार है, हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज, हर एक एरिया के अंदर अलग अलग लैंग्वेज, ट्राइबल एरिया के अलग लैंग्वेज। तो भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे लैंग्वेज है, अलग अलग एथनिसिटी के लोग हैं, उनका कल्चर अलग है, उनका रहने का खाना पीना सब अलग अलग है। इसीलिए भारत को इससे ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी ये ऐसे डाइवर्स पॉपुलेशन आपके देश में हो, तो आपका जो उस पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सही तरीके से, उसका अप्रोच सही तरीके का होना चाहिए। अगर हम लोग पावर शेयरिंग सही तरीके से करें तो देश के अंदर शांति और देश का जो ग्रोथ है वो भी मेंटेन होता है। भारत का सिचुएशन इन दोनों से और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हम लोगों का अप्रोच भी अलग है। भारत का अप्रोच हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों का अप्रोच ही बहुत अच्छा है, और इसी की वजह से हमारे देश के अंदर कभी भी ऐसे सिविल वॉर टाइप कुछ नहीं हुआ है। कभी छुटमुट दंगा हुआ है, राइट हुआ है, लेकिन आज के टाइम में वो सब भी ठीक हो चुका है, और हम आशा करेंगे कि आगे जाके भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हम लोगों का जो अप्रोच है, पावर शेयरिंग का जो अप्रोच है, वो कुछ हद तक बेल्जियम टाइप का ही है, और उससे भी हम तो बोलेंगे हमारा जो अप्रोच है और उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो एक तरीके से ये दो एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ लिए कि पॉलिटिकल पावर शेयरिंग का अप्रोच अगर सही ना हो तो आपका देश या तो सिविल वॉर में जा सकता है, या तो बहुत ज़्यादा डेवलप भी कर सकता है। देखिए, बेल्जियम का जो देश है यूरोप के अंदर, ये एक डेवलप कंट्री है, इनका पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा है। तो आपका अप्रोच पावर शेयरिंग में सही हो तो आपका देश डेवलप करेगा, या नहीं तो सिविल वॉर में जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इतना चाहिए क्यों, मतलब वो इतना हर एक देश के अंदर पावर शेयरिंग क्यों होना चाहिए, डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि पहला पॉइंट क्या है? दो पॉइंट है इसका। पहला पॉइंट है, इट हेल्प रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। अगर मान लीजिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा आपके देश के अंदर, जैसे कि बेल्जियम के अंदर इक्वल थे, डच भी इक्वल थे, ये भी इक्वल थे, फ्रेंच भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो तब जाके सोशल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। इट हेल्प टू अवॉइड वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर इक्वल रहेंगे तो एक दूसरे के ऊपर हरा के नहीं जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि हम लोग इक्वल है। तो इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, जो कि एक प्रूडेंशियल रीजन है, जो कि एक लॉजिकल रीजन है। ये जो पहले कलम में जो हम लोग लिखा है, ये लॉजिक के हिसाब से ये डिसीजन लिया गया,
क्योंकि लॉजिक के हिसाब से इसीलिए पावर शेयरिंग एक डिजायरेबल होता है हर देश के लिए, और एक मोरल ग्राउंड भी होता है। सेकेंडली क्या होता है, गुड फॉर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग होना एक ज़रूरी बात होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग नहीं होगा तो डिक्टेटरशिप, एक टाइम के बाद डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए होता है डेमोक्रेसी के अंदर। फिर क्या, ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विथ दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, पावर शेयरिंग, ये जो पावर शेयरिंग होता है, दोज अफेक्टेड बाई इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट। मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे होता है कि अगर आपका पावर शेयरिंग गड़बड़ हो या तो अच्छा हो तो इसका इफेक्ट भी आपको झेलना पड़ेगा। इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग किया जाता है, क्योंकि पावर शेयरिंग का जो इफेक्ट है वो लोगों को मिलने वाला है। ये एक मोरल ग्राउंड से, ये जो सेकेंडरी जो रीजन है इसको, इसीलिए पावर शेयरिंग डिजायरेबल होता है मोरल ग्राउंड से, कि मोरल डेमोक्रेसी के मॉडल के अंदर भी पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी का जो मेन कोर मॉडल है उसमें ही पावर शेयरिंग है। और पहला पॉइंट क्या है, वो लॉजिकल रीजन है। प्रूडेंशियल मतलब लॉजिकल रीजन। लॉजिकल रीजन अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो देश के अंदर स्टेबिलिटी रहेगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगा, वायलेंस कम होंगे, दो कम्युनिटी एक दूसरे के साथ मिल बांट के रहेंगे। अब क्या, अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग एक देश के अंदर किस किस फॉर्म में हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का जो सबसे बेसिक प्रिंसिपल है वो है द पीपल आर द सोर्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं वही उस देश की, मतलब उस देश के अंदर जो पॉलिटिकल पावर है उसका सोर्स है। देखिए, इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बहुत तरीके का हो सकता है। यहाँ पे हम लोग टोटल 4 तरीके का पावर शेयरिंग का जो अरेंजमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो डिफरेंट मेन जो 3 ऑर्गन होता है वो क्या है, पहला हो गया लेजिस्लेचर, दूसरा हो गया एग्जीक्यूटिव और तीसरा हो गया जुडिशियरी। भारत के अंदर ये तीनों ऑर्गन्स है और इन तीनों ऑर्गन के पास पॉलिटिकल पावर शेयर्ड है। कैसे लेजिस्लेचर जो है वो कानून को बनाता है, नए कानून को बनाता है, पुराने कानून में चेंज होने की ज़रूरत है कि नहीं है वो भी ये लेजिस्लेचर करता है, और कुछ पुराने कानून को अगर एबोलिश करना है वो भी ये लेजिस्लेचर करता है। लेकिन कानून बनाने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है ये एग्जीक्यूटिव करते हैं। और ये जो कानून बना वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशन वो सही बना कि नहीं बना, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो एग्जीक्यूटिव लोग उस कानून का, उस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, वो इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका सही है कि गलत, ये सारे चीज़ के ऊपर नज़र कम रखता है जुडिशियरी। अगर जुडिशियरी को ठीक लगता है, क्योंकि जुडिशियरी इन दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, उसके पास अलग पावर होता है, तो वो लोग उनके अगर जुडिशियरी बोल दिया कि कानून गलत है तो वो कानून कैंसिल हो जाता है। तो ऐसे करते हुए जो पावर है ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में शेयर्ड है भारत देश के अंदर। अब दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा है पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट है जो कि फेडरल सिस्टम के अंदर आता है, उस गवर्नमेंट के डिफरेंट सिस्टम के अंदर पावर शेयर रहता है। जैसे कि एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट आता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी भारत देश के अंदर कुछ पावर होता है। और लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का जो गवर्नमेंट होता है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स बैठते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ पावर दिया जाता है। लोकल लेवल पे काम करता है लोकल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर किसी के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होता है और लेकिन स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के पास भी कुछ पावर डिवीजन रहता है, मतलब पावर रहता है। तो ये हो गया दूसरा पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट। तीसरा क्या, पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ये सोशल ग्रुप कैसा, एक रिलीजियन के बेस पे हम डिनोट कर सकते हैं। दूसरा लिंग्विस्टिक में उसको हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बेल्जियम में देखा, भारत के अंदर बहुत सारे लिंग्विस्टिक लैंग्वेज चलता है, लेकिन भारत के अंदर भी हर एक लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट दिया हुआ है और उस स्टेट के अंदर उसका स्टेट गवर्नमेंट भी है। तो इसी हिसाब से रिलीजियस और लिंग्विस्टिक के बेसिस पे हम लोगों ने बहुत जगह पे पावर शेयर होता है। लेकिन भारत के अंदर ये रिलीजियस और लिंग्विस्टिक बेस पे उतना पावर शेयर नहीं होता है। भारत के अंदर ये 2 प्रोसेस अरेंजमेंट फॉलो किया जाता है। एक हो गया पावर शेयर्ड एमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा
पावर शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। और चौथा क्या है, पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट। देखिए भारत देश के अंदर भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। देखिए ज़्यादातर पावर तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर होता है, लेकिन कुछ पावर अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के पास भी होता है। वो भी टाइम आने पे रैली या आंदोलन ये सब कुछ करके जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर प्रेशर डालता है। और ऊपर से बहुत सारे सोशल ग्रुप भी रहते हैं जो जब भी समाज के अंदर कुछ इनजस्टिस होता है तो उसके खिलाफ लड़ते हैं, कुछ मूवमेंट भी करते हैं। तो ऐसे करके समाज के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके पास भी कुछ पॉलिटिकल पावर रहते हैं, कुछ प्रेशर ग्रुप के पास भी रहता है, और जो लोग आंदोलन करते हैं उनके पास भी, यानी आप मान लीजिए जो सिविलियन पॉपुलेशन है उनके पास भी कुछ पॉलिटिकल पावर होता है। क्योंकि अगर सिविलियन गुस्से में आके, अगर जैसे कि कुछ दिन पहले बंगाल में एक डॉक्टर को मार दिया गया था, उसके प्रतिवाद में पूरे बंगाल के जो आम जनता है वो रास्ते में निकल के आया था। एक डॉक्टर को उसके रात में उसके जो ड्यूटी ऑफिस था उसी के अंदर उनको मार दिया गया। तो इसीलिए पूरा समाज के अंदर जो आम लोग हैं वो मूवमेंट करना चालू कर दिए थे। तो कुछ पॉलिटिकल जो रूलिंग पार्टी है बंगाल के अंदर उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करने लगे आंदोलन करके। तो कुछ पॉलिटिकल पावर जो मूवमेंट करते हैं यानी आम जनता के पास भी होता है, और भारत के अंदर ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। तो ये सारे जो अरेंजमेंट है, ये सारे अरेंजमेंट है पावर शेयरिंग का। इन सारे तरीक़ों से आप अपना पावर, पॉलिटिकल पावर जो है वो देश के अंदर आप शेयर कर सकते हो, और इससे देश का जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कि भारत देश के अंदर हम लोग ये पहला प्रोसेस, दूसरा और ये तीसरा वाला, चौथा वाला, ये फॉलो करके हमारे देश के अंदर जो स्टेबिलिटी है ये बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम ये 3 अरेंजमेंट फॉलो करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। तो आज का चैप्टर का जो टॉपिक है तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर 2 को लेके आएंगे जो कि फेडरलिज्म के ऊपर है। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को हमारे कंटेंट, हमारे लेक्चर, हमारे कोशिश अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।